So once again, good evening everyone. बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें हम आज डिस्कस करेंगे। पहले बहुत सारे पार्ट्स डिस्कस कर चुके हैं हम ऑलरेडी। टुडे वी विल डिस्कस अहेड ऑफ दैट, ठीक है ना, आगे की बातें करेंगे। यहाँ पर आपसे सबसे बोला है मैंने, कैमरे बंद करके रखिए प्लीज। परचेजेस, जो अब स्क्रीन पे आपके दिख रहा है अगला टर्म, परचेजेस। अब परचेस क्या होता है? जैसे आप कुछ भी परचेस करते हैं तो आप कह देते हैं आई हैव परचेस्ड कार, आई हैव परचेस्ड क्लॉथ, आई हैव परचेस्ड शू। बट इन अकाउंटेंसी, अकाउंट्स में क्या होता है, परचेस सिर्फ उन चीजों को बोला जाता है जिनको हम रीसेल के लिए परचेस करते हैं, ठीक है। ओ गॉड, आप लोग कुछ भी मत करिए, आप सिर्फ वीडियो देखा करिए और उस पर रिप्लाई किया करिए। आप एनोटेशन स्टार्ट कर देते हैं, मैंने ऑफ कर दिया हालांकि। सो टर्म परचेज आर यूज्ड ओनली फॉर द गुड्स प्रोक्योर्ड बाय बिजनेस फॉर रीसेल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिसको रीसेल करने के ऑब्जेक्टिव से परचेस किया है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे परचेजेस, ठीक है। जैसे समझना, मान लो हमारी एक शॉप है, हमारी एक शॉप है जो जहां पर हम क्या करते हैं, शू सेल करते हैं। तो जूते परचेस करेंगे, शू जो परचेस करेंगे वो क्यों परचेस कर रहे हैं? बिकॉज वी वांट टू वी वांट टू रीसेल इट, हम इसको रीसेल करना चाहते हैं। लेकिन हमने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर बैठने के लिए खरीदा, कस्टमर्स के बैठने के लिए खरीदा। क्या फर्नीचर हमने रीसेल के लिए खरीदा है? फर्नीचर को रीसेल के लिए नहीं खरीदा। तो जब फर्नीचर परचेस करेंगे तो अकाउंट में उसको परचेस नहीं कहा जाएगा, उसको एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट कहा जाएगा, एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट कहा जाएगा। परचेस का मतलब होता है ऐसे गुड्स को प्रोक्योर करना जिसमें हमारा ऑब्जेक्टिव रीसेल का है। अब परचेस रिटर्न क्या है? मान लो परचेस हमने किया था कुछ, लेकिन हमें पसंद नहीं आया, हम उसको वापस कर देते हैं, दैट इज परचेस रिटर्न। परचेस्ड गुड्स आर रिटर्न टू द सप्लायर्स, तो उसको क्या बोला जाएगा? परचेज रिटर्न। अब देखो नेट परचेजेस कैसे आएगा? नेट परचेजेस कैसे आएगा? परचेजेस माइनस परचेस रिटर्न। मान लो हमने 10 लाख रुपए का गुड्स खरीदा, 10 लाख का गुड्स परचेस किया, और हमने क्या किया, 2 लाख का गुड्स रिटर्न कर दिया। कई रीजन हो सकते हैं, हमें गुड्स पसंद नहीं आया या फिर गुड्स डिफेक्टिव नेचर का था। तो हमारा नेट परचेस कितना हुआ? नेट परचेस 8 लाख का हुआ। सो ये परचेस हमारे काम का होगा, मतलब परचेस माइनस परचेस रिटर्न, यू विल गेट नेट परचेस, ठीक है। अब आते हैं सेल्स। सेल्स आर द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम गुड्स और गुड्स सोल्ड और सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द कस्टमर। आपने गुड्स बेचा, उसको भी सेल बोलेंगे। आपने सर्विस बेचा तो भी सेल बोलेंगे। अब देखो एक चीज समझना, मैं यहां पर लिख रहा हूं, सेल यानी अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हमने कितना रेवेन्यू जनरेट किया, उसको क्या बोलेंगे? उसको सेल कहा जाएगा। परचेस भी क्रेडिट हो सकता, परचेस क्रेडिट भी हो सकता है, मतलब आप उधार परचेस कर सकते हैं और आप कैश देकर परचेस कर देते हैं। देखो जब आप मान लीजिए आपके मोहल्ले के शॉप पर जाते हैं, तो आपने मान लीजिए शुगर परचेस करना है, आपको शक्कर परचेस करनी है 5 kg। आपने शक्कर परचेस की और आपने पेमेंट कर दिया, मान लेते हैं 200 रुपीज, तो वो कहलाएगा कैश परचेस। लेकिन आपने बोला ये मेरे खाते में लिख लो, इसका मैं बाद में पेमेंट करूंगा, तो वो कहलाएगा क्रेडिट परचेस। when you purchase goods for cash, that is cash purchase, and when you goods purchase on credit, उधार लेके आते हैं, तो that is credit purchase। तो परचेस दोनों से मिलकर बनता है, कैश भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। इसी तरीके से सेल्स भी कैश हो सकता है और क्रेडिट पर हो सकता है। मतलब कैश देख, हमने बेचा गुड्स और हमें कैश मिल गया तो दैट इज कैश सेल, और हमने उधार बेचा, हमने सेल कर दिया गुड्स लेकिन हमें पैसा नहीं मिला, दैट इज योर क्रेडिट सेल्स, ठीक है। अब देखो सेल्स रिटर्न क्या होता है, भैया हमने गुड्स बेचा, कस्टमर को पसंद नहीं आया, कस्टमर ने वापस कर दिया। सोल्ड गुड्स आर रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, उसको क्या बोलेंगे? सेल्स रिटर्न। अब नेट सेल्स कैसे आएगा? नेट सेल्स इक्वल टू सेल्स माइनस सेल्स
रिटर्न, ठीक है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो मान लो हमने सेल किया था कितने का, 5 लाख का, और उसमें से 1 लाख रुपए का गुड्स वापस आ गया, तो हमारा नेट सेल कितना हुआ, नेट सेल हुआ 4 लाख का, ठीक है, एक्चुअल सेल हमारा नेट सेल है, ठीक है भाई, किया 5 लाख का था, 1 लाख का वापस आ गया, तो ये क्या होगा आपका नेट सेल्स, ठीक है। अब डेटर्स क्या होते हैं, ठीक है, डेटर्स आर द पर्सन or entities whom business has sold goods or service given on credit and amount is not received it। समझना, मान लो ये थे मिस्टर रहीम, मिस्टर रहीम को हमने गुड्स बेचा 5 लाख रुपीस का, कितना बेचा, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार बेचा, इन्होंने कैश पेमेंट नहीं किया, हमने उधार बेचा, तो मिस्टर रहीम विल बी नोन एज डेटर, हमारे लिए क्या होंगे, डेटर होंगे, ठीक है, जिनसे हमें पैसा लेना है, जिनसे हमें पैसा लेना है वो हमारे क्या कहलाएंगे, डेटर। इसका अपोजिट होता है, जिनको हमें पैसा देना है वो कहलाएंगे क्रेडिटर्स, उनको हम क्या बोलेंगे, क्रेडिटर्स बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो हम गए शॉप पर, हमने गुड्स परचेस किया, गुड्स परचेस किया लेकिन हमने पेमेंट नहीं किया, तो हम क्या बन जाएंगे, शॉपकीपर के लिए क्रेडिटर। एक सिंपल चीज समझ लो, जिससे हमें पैसा लेना है वो क्या है, डेटर, जिसको पैसा देना है अभी दिया नहीं है, बाद में देना है, वो कहलाएगा क्रेडिटर। तो जिससे पैसा मिलना है वो हमारा एसेट है, और जिसको पैसा देना है वो हमारा लायबिलिटी है, क्योंकि हमारा ऑब्लिगेशन है कि बाद में पैसा देना है। तो ये 4 पॉइंट समझ में आए आपको। डेटर्स और क्रेडिटर्स में किसी को डाउट है तो बताइए जल्दी से, डेटर्स और क्रेडिटर्स में किसी को डाउट है तो प्लीज रिप्लाई फास्ट, रिप्लाई फास्ट, एवरीवन इज सपोज्ड टू रिप्लाई। ओके, ठीक है। नाउ अब 2 वर्ड आएंगे, बिल्स रिसीवेबल। अब देखो, बिल्स रिसीवेबल की बात करते हैं, ये बिल्स रिसीवेबल है क्या, समझना, मान लो, ध्यान से सुनना, बिल्स रिसीवेबल एंड पेबल दोनों एक चीज हैं, एक ही बातें हैं, समझना कैसे। ये है मिस्टर एक्स, ठीक है, इनकी शॉप है, ही इज द शॉपकीपर, ठीक है, मिस्टर डब्ल्यू आए इनके पास, मिस्टर डब्ल्यू आए इनके पास, ठीक है, इनसे इन्होंने गुड्स परचेस किया ऑन क्रेडिट ₹1 लाख, ऑन क्रेडिट। मिस्टर डब्ल्यू ने क्या किया, परचेस किया, परचेस, ठीक है। तो डब्ल्यू ने क्या बोला, सर हमें उधार गुड्स दे दीजिए 1 लाख रुपए का, और हम डब्ल्यू की आदत से वाकिफ थे कि ये एक बार उधार ले लेता है, लेकिन जब भी टाइम की बात आती है तो ये बोलता रहता है, बार बार घुमाता है। तो हमने बोला देखो तुमको उधार दे रहे हैं, लेकिन तुम एक काम करोगे, लिख के दोगे कितने दिन का उधार चाहिए। डब्ल्यू ने कहा सर हमें सिर्फ 30 डेज का चाहिए, कितने दिन का, 30 डेज का चाहिए उधार। तो हम बोलेंगे कि तुम लिख के दो कि यू विल पे मी आफ्टर 30 डेज। तो वो क्या करेगा, एक बिल लिख के देगा, एक डॉक्यूमेंट में लिख के देगा, उसको बोला जाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज, वो होगा बिल्स रिसीवेबल, उस वो क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल। हमें दे देगा तो हमारे पास जो बिल आया उसको हम क्या बोलेंगे, बिल्स रिसीवेबल। क्या बोलेंगे, बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि हमें 30 दिन बाद इससे पैसा मिलेगा। और यही डॉक्यूमेंट डब्ल्यू के लिए क्या होगा, बिल्स पेबल। ये क्या होगा, डब्ल्यू के लिए बिल्स पेबल, बिल रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल। देखो समझ लो, हमने उधार बेचा डब्ल्यू को, डब्ल्यू ने क्या दिया, हमें बिल दिया, तो हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल, एंड वही बिल डब्ल्यू के लिए क्या होगा, बिल्स पेबल। हमें पैसा मिलना है तो बिल्स रिसीवेबल, डब्ल्यू को पैसा देना है तो ये क्या होगा, बिल्स पेबल। आई होप
ये इसमें किसी को डाउट हो तो बताइए, जल्दी से रिप्लाई करिए। बिलाल रहमान का क्वेश्चन है स्टिल इफ ही वोंट पे, तो क्या करेंगे हम, उसको नोटिस भेजेंगे, नोटिस भेजेंगे, वी कैन सेंड नोटिस टू हिम। एक क्वेश्चन आया है कि सर बिल्स रिसीवेबल 30 दिन का लिख दिया, उसके बाद भी नहीं पे करना है, तो मैं आपको बताऊं ये बिल जो होगा ना, इसको नोटराइज कराया जाता है और ये बैंक सॉरी इसमें आपको नोटिस भेजा जा सकता है और उसको फिर नोटिस के बाद उसको पे करना पड़ेगा। हम कोर्ट चले जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो मिस्टर एक्स के लिए जो बी आर है, अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, सारे लोग रिप्लाई करेंगे, प्लीज रिप्लाई, कि मान लीजिए मैंने गुड्स परचेज किया, परचेस, अच्छा छोड़ो इसको, ऐसे समझना, बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल, इसमें से एसेट कौन है और लाइबिलिटी कौन है, बताइए जल्दी से। बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल में एसेट और लाइबिलिटी कौन है, कौन ऑब्लिगेशन है और कौन रिसोर्स है, जल्दी बताइए। विच इज लाइबिलिटी एंड विच इज एसेट, जल्दी से। ओके नाउ लिसन एवरीवन, बिल्स पेबल, नाम पे ही क्या है, पेबल, पे करना है बाद में, ये क्या है, लाइबिलिटी, ये क्या है, लाइबिलिटी। एंड बिल्स रिसीवेबल यानी रिसीव होगा बाद में, ये क्या है, एसेट है। ये पेबल है तो ऑब्लिगेशन हुआ ना, पेबल, बिल्स पेबल, ठीक है। तो बिल्स पेबल इज लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी भी कौन सी, करेंट लाइबिलिटी, क्योंकि विद इन 1 ईयर पे करना है, करेंट लाइबिलिटी। और बी आर क्या है, बिल्स रिसीवेबल, रिसीव होना है, राइट है यहां पर, रिसोर्स है, ये क्या है, एसेट, और एसेट में भी कौन सा, करेंट एसेट, ठीक है। एसेट में भी कौन सा, करेंट एसेट, क्यों, क्योंकि विद इन 12 मंथ पैसा मिल जाएगा। इज इट ओके? जिन लोगों ने गलत जवाब दिया था उनको समझ में आ गया? जिन लोगों ने गलत रिप्लाई किया था उनको समझ में आ गया क्या? वीवो आपको क्या समझ में नहीं आया? रमीज आपने हैंड रेज किया है, क्या बात है? देखो भाई, बिल्स पेबल का मतलब होता है कि पेबल, फ्यूचर में हमें पे करना है, ठीक है ना, वी हैव टू पे इट इन फ्यूचर, तो ये हमारा ऑब्लिगेशन हुआ क्योंकि हमें पे करना पड़ेगा। तो ये जब ऑब्लिगेशन है तो मतलब ये लाइबिलिटी है, और 12 महीने के अंदर पे करना है, विद इन 1 ईयर पे करना है, तो ये करंट लाइबिलिटी हो गया। और बिल्स रिसीवेबल यानी रिसीव होना है फ्यूचर में, फ्यूचर में इसके बदले पैसा मिलेगा, तो ये रिसोर्स हुआ। तो रिसोर्स है तो मतलब एसेट है, और एसेट में भी 12 महीने के अंदर पैसा मिलेगा, तो ये क्या है, करेंट एसेट। आई होप इट इज क्लियर नाउ। आगे चलते हैं। शॉपकीपर के पास बिल्स रिसीवेबल आएगा, और 1 महीने बाद वो क्या करेगा, वापस कर देगा उसको और बिल पैसा ले लेगा। चलिए आगे चलते हैं। डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या है, जैसे समझना, आप शॉप पर गए, आप 1000 रुपए का प्राइस था, आपको उसने बोला 10% ऑफ, तो 100 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। डिस्काउंट आपको कितना पे करना पड़ेगा, 900 रुपए, तो 100 रुपए का क्या मिल गया, ये रिबेट, क्या मिल गया, रिबेट, छूट मिल गई आपको, उसको ही क्या कहते हैं, डिस्काउंट। डिस्काउंट कौन किसको देता है बताएं, बायर देता है, सेलर देता है बायर को, शॉपकीपर देता है कस्टमर को, ठीक है। शॉपकीपर क्या देता है, कस्टमर को, उसको क्या कहते हैं, डिस्काउंट। अब डिस्काउंट दो तरह के होते हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा कैश डिस्काउंट। समझना, ट्रेड डिस्काउंट होता है ऐसा डिस्काउंट
जो सबको मिलता है, ऐसा डिस्काउंट जो सबको मिलता है, जो इसलिए दिया जाता है कि बायर ज्यादा से ज्यादा खरीदे। जैसे आप दुकान पर जाते हैं तो लिखा होता है ना 30% ऑफ, तो ये 30% ऑफ डिस्काउंट जो है ये क्या मिलेगा, सबको मिलेगा, एवरीवन। ये क्यों दिया जा रहा है, टू बाई मोर गुड्स। आपको बोला जाता है कि आप जिससे और गुड्स परचेस करें, भाई सस्ता लगेगा तो ज्यादा परचेस करेंगे, ठीक है। अब कैश डिस्काउंट क्या होता है, मान लो आपने 1 लाख रुपए का गुड्स परचेस किया, ठीक है। आपने बोला कि मैं ये पेमेंट करूंगा आफ्टर 60 डेज, कितने दिन के बाद, 60 डेज। बिजनेस में ज्यादातर ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, ऑन क्रेडिट, क्रेडिट परचेस किया 60 डेज में, ठीक है। तो शॉपकीपर ने बोला कि सर अगर आप हमें विद इन 10 डेज पेमेंट कर देंगे, कब, विद इन 10 डेज यानी 10 दिन के अंदर कर देंगे, तो हम आपको क्या करेंगे, 10% डिस्काउंट देंगे। तो बताओ 60 डेज की जगह पे अगर ये कितने दिन में पेमेंट कर देगा, 10 डेज में, तो इसको कितना डिस्काउंट मिल जाएगा, 1 लाख माइनस 10,000, 10%, तो कितना पे करना पड़ेगा इसको, 90,000। तो ये 10% का डिस्काउंट कहलाएगा कैश डिस्काउंट। ये क्यों दिया जाता है, क्योंकि ये इंकरेज करता है कि डेटर जो है वो टाइम पर पे कर दे, डेटर्स क्या करें, टाइम पर पे कर दे, ठीक है। एक और चीज समझना, ट्रेड डिस्काउंट सबको दिया जाता है, इसलिए इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री नहीं होती, जबकि कैश डिस्काउंट की बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री होती है। मतलब अकाउंटिंग में ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता, जबकि कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया जाता है। कोई डाउट है बताइए, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट समझ में आया, जल्दी से रिप्लाई करें। जल्दी से सारे लोग रिप्लाई करेंगे जितने लोग कनेक्टेड हैं। वीवो, नो सर। एक अब रिप्लाई आया है, वीवो फोन जिनका है, नाम नहीं है उनका। नो सर का क्या मतलब है, आप लिख दिया करें नो डाउट सर, या फिर ऑल क्लियर सर, जो भी लिखे। नो सर और यस सर का समझ नहीं आता क्या है। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, देखो ऐसा डिस्काउंट जो मैं क्यों दे रहा हूं, जैसे यहां पर 60 डेज में मुझे पेमेंट आता, अगर ये डिस्काउंट मैं दे रहा हूं कि अगर विद इन 10 डेज पेमेंट कर दोगे तो मैं 10% ऑफ और कर दूंगा, तो ऐसा डिस्काउंट जो सिर्फ उनको मिलेगा जो 10 दिन में पेमेंट करेंगे, 10 दिन के बाद पेमेंट करने वालों को ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो रमीज आपका डाउट है कि प्लीज रिपीट। तो ट्रेड डिस्काउंट, सॉरी कैश डिस्काउंट क्यों दे रहे हैं हम, टू पे डिस्काउंट, सॉरी ड्यू प्रॉम्प्टली, डेटर जो पैसा ले हमारे लगते हैं, हमें देंगे, वो जल्दी हमें पैसा देंगे, ये अच्छा एक बात बताओ, ट्रेड डिस्काउंट सबको मिलेगा, ट्रेड डिस्काउंट, लेकिन कैश डिस्काउंट किसको मिलेगा, कैश डिस्काउंट उसी को मिलेगा जो क्या करेगा, प्रॉम्प्ट पेमेंट करेगा। प्रॉम्प्ट पेमेंट यानी विद इन टाइम लिमिट, जैसे इसने बोला कि 10 दिन के अंदर पेमेंट आ जाना चाहिए, तो 10 दिन के अंदर पेमेंट आ गया तो हम क्या करेंगे, उसको ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट देंगे, अदरवाइज डिस्काउंट नहीं देंगे। एक सवाल आ रहा है कि सर रिकॉर्डिंग का क्या है, देखो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, एक्चुअल में शॉपकीपर क्या करता है, मान लो 10,000 का गुड्स है, तो इसमें 30% ऑफ, तो ये 7,000 का बेच रहा है, ये एक्चुअल में बढ़ी हुई प्राइस ही बताता है, ये बढ़ी हुई प्राइस बताता है, और ये एक्चुअल में बेचना 7,000 में ही चाहता है, एक्चुअल में बेचना कितने में चाहता है, 7,000 में, लेकिन उसकी प्राइस बढ़ा के बता देता है 10,000, और 30% का ऑफ दे देता है, तो लोगों को ये लगता है कि ये डिस्काउंट दे रहा है। तो ये डिस्काउंट सबको मिलता है, इसलिए इसकी एंट्री नहीं की जाती, रिकॉर्डिंग नहीं की जाती। लेकिन कैश डिस्काउंट कब मिलता है, जैसे अब मैंने बोला कि अगर 7,000 का पेमेंट है और 10 दिन के अंदर पैसा आ गया तो मैं 700 का डिस्काउंट दे दूंगा, तो एक्चुअल में मुझे मिलने कितने चाहिए थे, 7,000, लेकिन मिले कितने, 6,300। तो ये जो 7,700 का डिस्काउंट दिया, इसको मैं बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। यस, डिस्काउंट इज एक्सपेंस,
समझना, अगर डिस्काउंट दे रहे हो तो एक्सपेंस है और डिस्काउंट मिल रहा है तो इनकम है। ठीक है, डिस्काउंट दे रहे हो तो एक्सपेंस है, डिस्काउंट मिल रहा है तो इनकम। ठीक है, उसके बाद आते हैं इनकम। इनकम इज अ वाइडर टर्म विच इंक्लूड्स प्रॉफिट ऑल्सो। देखो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो इनकम हुई, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी आपके बिजनेस से जो पैसा हुआ। लेकिन अब मान लो हमने बैंक में एफडी कर दी थी, उस पे हमें इंटरेस्ट मिला, ठीक है, या फिर हमारे पास कुछ पुरानी चीजें पड़ी हुई थी जिनको हमने बेच दिया, तो ये हमारा काम नहीं था फिर भी हमें पैसा मिला, तो वो कहां होगा, इनकम का पार्ट आएगा। तो इनकम मींस इंक्रीज इन वेल्थ ऑफ एंटरप्राइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इनकम में प्रॉफिट भी इंक्लूड होगा, इनकम में प्रॉफिट इंक्लूडेड होगा, मतलब इनकम इज अ वाइडर टर्म। प्रॉफिट तो सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एक, समझ लीजिए कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो इनकम हो रही है उसको प्रॉफिट कहते हैं, और सभी एक्टिविटीज से जो इनकम हो रही है उसको, सभी एक्टिविटीज से जो प्रॉफिट हो रहा है उसको इनकम कहते हैं। ठीक है, दूसरा है स्टॉक। स्टॉक का मतलब होता है ऐसा गुड्स जो अभी अनसोल्ड है, अनसोल्ड मतलब हमारे पास बचा हुआ रखा हुआ है और उसको हम फ्यूचर में सेल कर देंगे, उसको क्या बोलेंगे, स्टॉक। जो हमारे पास अभी अनसोल्ड है यानी अवेलेबल है और फ्यूचर में हम उसको क्या कर देंगे, सेल कर देंगे, उसको क्या कहते हैं, स्टॉक। कॉस्ट क्या है, कॉस्ट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकरिंग इन मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स टू मेक इट सेलेबल। कॉस्ट मतलब क्या है, वो सारा खर्चा, वो सारा खर्चा जो हमने गुड्स को बेचने लायक बनाने के लिए किया है उसको क्या बोलेंगे, कॉस्ट, उसको क्या बोला जाएगा, कॉस्ट बोला जाएगा। हम बाद में करेंगे, ये सारी एंट्री हमें करनी है। एक आरिफ मंजूर का क्वेश्चन आ रहा है डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री कहां करनी है, जब हम जर्नल एंट्री करेंगे तो डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड दोनों की एंट्री करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। अब आता है एक नया टर्म वाउचर। व्हाट इज वाउचर, देखो वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज नोन एज वाउचर। ठीक है, तो एक ऐसा एविडेंस जो डॉक्यूमेंट्री हो, मतलब लिख के दिया गया हो, उसको क्या बोलते हैं, वाउचर। वो ट्रांजैक्शन का एविडेंस है, जैसे जब हम गुड्स परचेस करते हैं तो हमें कैश मेमो मिलता है, ठीक है, और जब गुड्स हमें क्रेडिट पर करते हैं तो हमें इनवॉइस मिलता है, जब हम पेमेंट करते हैं तो हमें रेसिप्ट मिलती है, ये सारे क्या है, वाउचर। ये क्या है, वाउचर। दीज आर द एविडेंस ऑफ द ट्रांजैक्शंस। मतलब जैसे हम बैंक में पैसा जमा करते हो ना, बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो, तो वो एक ऐसी बड़ी सी स्लिप होती है जिसमें आप पैसा डिपॉजिट करने के लिए जाते हैं, और ये वाला बड़ा वाला पोर्शन बैंक वाला रख लेता है अपने पास और वो छोटा वाला पोर्शन आपको दे देता है। तो ये क्या है आपका, ये वाउचर है। ये क्या है, वाउचर। इट इज एविडेंस ऑफ योर ट्रांजैक्शन कि आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया है। ठीक है, कोई डाउट है तो बताइए जल्दी से। वाउचर समझ में आया सबको, जल्दी से रिप्लाई करिए। everyone, participation of everyone is required. Voucher is a documentary evidence. मोहम्मद सलीम, वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। जैसे एक काम होता है ना यार, आप शॉप पर जाते हो, आपने क्लॉथ खरीदे, क्लॉथ खरीदे तो क्लॉथ खरीदने के बाद पैसा देते हो तो वो कैश मेमो देता है ना, इनवॉइस देता है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको वाउचर बोलेंगे। वो एविडेंस है कि आपने क्या किया, आपने ट्रांजैक्शन किया है। मैं समझा नहीं मोहम्मद सलीम, आप क्या रहेंगे, इट्स टाइज, पता नहीं। यस, प्रूफ ऑफ एनी ट्रांजैक्शन, ओके। अब हमें ये बड़े इंपॉर्टेंट से टर्म समझने हैं, क्या क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, जैसे आप मोबाइल रिचार्ज कराते हैं, तो मोबाइल रिचार्ज कराते हो, मोबाइल रिचार्ज कराते हो तो पहले पैसा देते हो आप और बाद में उसका बेनिफिट मिलता है।
पहले पैसा देते हो और बाद में बेनिफिट मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीपेड एक्सपेंस, यानी एक्सपेंस पेड इन एडवांस बट द बेनिफिट विल रिसीव इन फ्यूचर। ठीक है, बेनिफिट कब मिलेगा? फ्यूचर में मिलेगा। जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम आपने करा लिया, जैसे समझना, 1 मिनट समझना, यहां पर आप मान लीजिए 31 मार्च को क्या करते हैं, आप बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करते हैं, आपका ईयर एंड होता है, फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, आपने क्या किया, जनवरी में पे कर दिया पूरे साल का प्रीमियम। ठीक है, तो 31 मार्च को आपने 3 महीने तक का प्रीमियम पे करना था, लेकिन आपने 12 मंथ का कर दिया, तो ये 9 मंथ का प्रीमियम जो है ये क्या कहलाएगा? आपका प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है ना? यस, प्रीपेड एक्सपेंस इज कंसीडर्ड एज एसेट बिकॉज इसका बेनिफिट हमें बाद में मिलेगा, बेनिफिट मिलना है अभी। ठीक है, जैसे समझ लो आपके यहाँ कोई इंप्लॉई काम करने आया, ठीक है, और उसने बोला सर हमें आप एडवांस पैसा दे दीजिए। क्या करिए? एडवांस पैसा दे दीजिए, हम काम करेंगे। तो हमने उसको एडवांस दे दिया और वो काम बाद में करेगा, तो वो क्या हो जाएगा? प्रीपेड एक्सपेंस। वो क्या हो जाएगा? आपका प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, उसके बाद है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या है? देखो, आउटस्टैंडिंग का मतलब यहाँ बहुत शानदार से नहीं है, जैसे आप क्रिकेट मैच में सुनते होंगे सच आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, ये नहीं है। आउटस्टैंडिंग का मतलब ऐसा है कि जैसे समझना, एक वर्कर आया हमारे यहां, उसने 1 महीना काम किया, 1 मंथ। ठीक है, 1 महीने का काम हुआ, अभी हमने उसकी सैलरी नहीं दी है, उसकी सैलरी देना है 1 तारीख को, लेकिन हमने उसकी सैलरी अभी नहीं दी है, नॉट पेड। उसको क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इट इज एक्सपेंस दैट हैज बीन इनकर्ड but has not been paid and which payment is due at the end of the year। मतलब साल के आखिरी तक में जो पेमेंट नहीं किया जाएगा, काम हो गया है पैसा नहीं मिला है, सॉरी काम हो गया है और पैसा हमने दिया नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज लाइबिलिटी। क्यों लाइबिलिटी है? क्योंकि इसमें फ्यूचर में आपको पे करना पड़ेगा, इट इज योर ऑब्लिगेशन, इट इज योर ऑब्लिगेशन। तो समझिए, प्रीपेड एक्सपेंस में आपने एडवांस में पे किया है लेकिन बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा। ठीक है, इसलिए इसको एसेट कहते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में आपका ऑब्लिगेशन आ गया है, यू आर लाइबल टू पे, लेकिन अभी आपने पे नहीं किया है, तो हम बोलेंगे कि वो एक्सपेंस क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। इन दोनों पोर्शन में किसी को डाउट, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में किसी को डाउट, जल्दी से रिप्लाई करिए 10 सेकेंड में। Everyone, please participate. Okay. Now a word is accrued income. Accrued income. ठीक है, what is accrued income? मान लो आप ऑफिस में गए, आपने काम किया, परफॉर्म्ड वर्क, 1 महीने पूरे ईमानदारी से काम किया, सैलरी आपकी, आपने सैलरी क्या किया? पूरे महीने में आपने सैलरी, 1 महीने काम किया तो 1 महीने की सैलरी होती है, सैलरी अभी आपको मिली नहीं है, नॉट रिसीव्ड। आपको सैलरी मिलनी चाहिए 1 महीने की, बिकॉज आपने पूरा काम किया है, लेकिन अभी आपको वो पैसा मिला नहीं है। इनकम अर्न, आपने अर्न कर लिया है बिकॉज यू हैव प्रोवाइडेड सर्विस, आपने सर्विस दी वहां पर, तो इनकम इज अर्न बट नॉट रिसीव्ड, आपको अभी मिला नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अक्रूड इनकम। ठीक है, अनअर्नड इनकम क्या है? अनअर्नड या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। आप गए, आपको पहले ही पेमेंट मिल गया, 1 तारीख को पेमेंट मिल गया, 1 जनवरी को पेमेंट मिल गया, आपको अभी पूरे महीने काम करना है, तो ये 1 तारीख को जो पैसा मिल गया ये आपके लिए क्या होगा? अनअर्नड इनकम। क्यों? क्योंकि अभी आपको पैसा, इनकम एडवांस में मिल गई है लेकिन काम बाद में करना है, इसमें अभी आपका ऑब्लिगेशन है फ्यूचर में काम करने का। तो मतलब इनकम रिसीव्ड इन एडवांस बट सर्विसेज आर एट टू बी रेंडर्ड, मतलब फ्यूचर में रेंडर करनी है, तो इसको बोला जाएगा
अनअर्न्ड इनकम, अभी आपने कमाया नहीं है लेकिन पैसा आपको मिल गया है एडवांस में, इसको बोला जाएगा अनअर्न्ड इनकम। तो ये 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम। किसी को डाउट है तो बताइए जल्दी से। आरिफ मंजूर आप क्या पूछ रहे हैं? मंथ और ईयर में समझा नहीं, मंथ और ईयर क्या है? आरिफ मंजूर, मंथ और ईयर, ये क्वेश्चन आया है, मंथ और ईयर में क्या समझो इसको? एवरीवन इज सपोज टू चैट पब्लिकली, ठीक है ना? एवरीवन, आप प्राइवेट करके मत मैसेज भेजा करिए, वो सिर्फ मुझे दिखता है। ओके देखो, एट द एंड ऑफ ईयर, ठीक है ना, हम 31 मार्च को अगर एंड कर रहे हैं तो हम हमेशा बात करेंगे एट द एंड ऑफ ईयर, ठीक है ना, हम हमेशा बात करेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर। सिचुएशन क्या है, अक्रूड तो मंथ वाइज होगा, ठीक है, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर हम सारी चीजों को देखते हैं। आगे चलते हैं। हाँ, अब आपके सामने क्वेश्चंस हैं, मैंने ग्रुप में शेयर किया है, आप ये क्वेश्चंस मैं कराऊं कि आप लोग कल पहले करेंगे और उसके बाद मैं डिस्कस करूं? जल्दी से बताइए। कितने लोग चाहते हैं मैं अभी करा दूं? ओके ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको, हाँ नहीं, ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, हाँ कल आप करिएगा। अब हम आगे आते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क रहेंगे।